हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम CBSE के द्वारा कंडक्ट किए गए कुछ रिसेंट ऑनलाइन एग्जाम करेंगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, CTET के क्वेश्चंस को। ठीक है, और आज की वीडियो में बेसिकली मैं 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट में अगले 15 को, अभी हम साइकोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे मैं EVS और मैथ्स के भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए भाई, साइकोलॉजी में बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जो टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं, उनकी एक समझ आपके अंदर डेवलप होती है क्वेश्चन पेपर करने से। सो ये थोड़े डिस्क्रिप्शन है कि क्वेश्चन पेपर कब था, कब हुआ था, क्रिएशन डेट आपको यहाँ पर दी गई है, कितने मार्क्स का था, ये सब तो आपको पता ही है। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पर। तो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, इसमें आंसर नहीं दिए गए हैं, सो मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील अवधि। देखिए हिंदी में भी यहाँ पर लिखा गया है कि संवेदनशील अवधि का, या फिर इससे आप क्या समझते हैं। ओके, सो पहला है पीरियड कंसर्निंग ए रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, कि ऐसा पीरियड जिसमें केवल संज्ञान और जो अधिगम है उसमें तेजी से प्रगति होती है, तो उसका मतलब है ये। या फिर ऑप्टिमल पीरियड ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, यानी कि एक ऐसा पीरियड जिसमें बहुत जो आपकी जो डेवलपमेंट, जो आपकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होती हैं, चाहे वो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर हो, तरह तरह के जो विकास बच्चे के अंदर होते हैं, तो उसके लिए एक ऐसा पीरियड होता है जब बेसिकली सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने के पॉसिबल होते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से। तो ये है। या पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सेलरेटेड, या फिर सेंसिटिव पीरियड वो पीरियड है जहां पे केवल और केवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। या फिर पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक, या फिर ऐसा पीरियड जहां पर फिजिकल ग्रोथ जो है अपनी पीक पर होती है। तो ये है भाई सेंसिटिव पीरियड। सो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, यानी कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि जो होती है उसको हम सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं। एक होता है क्रिटिकल पीरियड, ठीक है, और एक होता है सेंसिटिव पीरियड। तो अब हम क्रिटिकल पीरियड का यूज ना करके सेंसिटिव वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि एक एज होती है बच्चे की जहां पे जो है बहुत सेंसिटिविटी होती है कि अगर वहां पे लैंग्वेज डेवलपमेंट, वहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या वहां पर उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आगे जाकर बच्चे को बहुत डिफिकल्टीज हो पाए। जैसे हम लैंग्वेज का उदाहरण ले लेते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 2 साल से लेके 5 साल का बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है, आई मीन सेंसिटिव पीरियड होता है। अगर उस बीच में आप मान लीजिए 2 से 8 साल का बच्चा लगा लीजिए, उसके सामने आपने लैंग्वेज का जो एक्सपोजर है वो बिल्कुल नहीं दिया, उस बच्चे के सामने कोई बोलता कुछ नहीं है, तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वो कॉग्निटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे बच्चे की डेवलपमेंट की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, यानी कि उसकी जो क्षमताएं होती हैं, वो विकसित होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अच्छी तरह से, तो उसको हम सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत जो है, आपको पता है 2 सिद्धांत होते हैं, एक तो सेफेलोकॉर्डल होता है, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो 2 होते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल क्या कहता है, जैसे कि शीर्षगामी से पता है, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। ये प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट जो है सिर से लेके और आपके पैरों तक बढ़ती है। मतलब पहले सिर की डेवलपमेंट होती है, फिर धीरे 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 आपके निचले हिस्से की डेवलपमेंट होती है। और प्रॉक्सिमल डिस्टल कहता है कि सेंटर से बाहर की तरफ होती है, वो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है। ओके, सो ये था इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, मतलब कि जो हमारे विचार है वो अमूर्त हो जाते हैं और आदर्शवादी हो जाते हैं। देखो अमूर्त का मतलब क्या होता है, जब आपके सामने कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बारे में जो चीज प्रेजेंट नहीं है, जो आपके सामने नहीं है, फिर भी आपके दिमाग में उसके बारे में विचार आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स बोलते हैं। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी, डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, सामने है नहीं, तो किस में ज्यादा मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है थिंकिंग, किस पीरियड में डेवलप होती है बेसिकली। तो अगर आप पियाजे की थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आपको इतना पता होगा कि फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, यानी कि लास्ट वाली जो चौथी स्टेज होती है, उसके अंदर बच्चा कौन सी स्टेज पर होता है, एडोलेसेंस में, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वहीं पर डेवलप होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो थोड़ा सा थ्योरीज के साथ मिला मिलाकर आपको चीजों को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है रिगार्डिंग स्कीम्स। अब हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं। पियाजे की थ्योरी में आपने स्कीमा पढ़ा होगा, जो कुछ भी जानते हैं आप वो आपका स्कीमा होता है। जैसे अगर आप एक ग्लास में स्ट्रो डालकर पी रहे हैं, है ना,
तो ये एक स्कीम है आपके मन में। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग कैसे करनी है, पेंसिल को कैसे पकड़ना है, कलर कैसे करना है, ये सारी स्कीम्स हैं। तो इसमें ये बताना है रीअरेंजिंग स्कीम्स, कि इन्हीं स्कीम्स को बार बार रीअरेंज करते रहना, पहले उसको अरेंज करना फिर वापस उसको लाना, है ना। लिंकिंग देम विद अदर स्कीम्स टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम, या फिर अपने दिमाग में सारे स्कीम्स को जोड़ तोड़ कर एक बड़ा ही डेफिनेट सा वो एक कॉग्निटिव सिस्टम, संज्ञानात्मक जो है प्रणाली तैयार करते हैं आप अपने मन में इन स्कीम्स को जोड़ जोड़ कर, इनको पुनर्व्यवस्थित करके। तो इसको क्या बोला जाता है, पियाजे ने इस प्रोसेस को क्या बोला है। तो देखो पियाजे की बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे ही प्रिंसिपल जो है पियाजे की थ्योरी में हम मानते हैं इन चीजों को, कि एसिमिलेशन भी होता है, अकोमोडेशन भी होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, मैच्योरेशन। तो इस चीज को पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे, देखो इस चीज को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप वो बोले तो संगठन भी कहते हैं इसको हिंदी में। जरा एक बार हिंदी मीडियम के लिए देख लेते हैं नीचे। इसमें बोला गया है समायोजन हो गया आपका, फिर अनुकूलन होगा, संगठन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा संगठन, कि बच्चा एक तरह से अपने दिमाग में विभिन्न स्कीमों को पुनर्व्यवस्थित करके संगठित करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और जब बच्चा ऑर्गेनाइजेशन करता है तो समायोजन का भी यूज करता है, अनुकूलन का भी यूज करता है, और उसकी परिपक्वता भी बहुत ज्यादा जरूरी इसके लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सोल्व प्रॉब्लम्स मेंटली। तो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम्स को मेंटली यानी कि दिमागी रूप से सोल्व तो कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी मटेरियल या किसी मटेरियल से रिलेट करने की जरूरत होती है। मतलब सामने कोई चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, उसके बाद आप मेंटली उसको देखकर कैलकुलेशन या कुछ भी चीजें कर लेंगे, बट आपके सामने कुछ मटेरियल होना चाहिए सामने। तो देखो मैंने अभी बताया था कि इसमें प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन तो नहीं आती है, चीजों के सामने प्रेजेंट होने पर उनके बारे में आप दिमागी रूप से सोच सकते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशन, कंक्रीट, सेंसरी मोटर या प्री। तो भाई ये पहली दो स्टेजेस तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो एब्स्ट्रैक्ट का ए भी नहीं शामिल होता है। कंक्रीट में थोड़ा बहुत करने लग जाता है बच्चा, लेकिन फिर भी इसको कंक्रीट क्यों बोलते हैं, इसको मूर्त स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिर भी बच्चे को कुछ ना कुछ सामने प्रेजेंट चाहिए उसके बारे में सोचने के लिए। मतलब यहाँ भी वो इतनी थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाता है कि अगर कोई चीज प्रेजेंट ना हो तो उसके बारे में भी थॉट डेवलप कर पाए। तो यहाँ पर यही है कि मटेरियल्स के रिलेशंस में होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर ये कहता कि सिर्फ सिंबॉलिक उसमें सोच पाए तो हम फॉर्मल ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट। सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट कंसिडर चाइल्ड एज। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, पहली बात तो जान लो कि ये सेकेंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है। अगर हम फर्स्ट वेव की बात करें तो वो है आपकी पियाजे की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी फर्स्ट वेव में आती है, जिसको हम कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक रचनावाद। तो ये होता है आपकी पहली वेव है। दूसरी वेव को हम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी मानते हैं, जिसकी जो मेन वो है वाइगोत्स्की, ठीक है। वाइगोत्स्की इसके सबसे मेन वो है अगर हम देखें तो। उसके बाद ये कहता है कि क्या मानते हैं ये बच्चे को, एक ब्लैंक स्लेट मानते हैं कि जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर पैसिव रेसिपिएंट नॉलेज। अगर ब्लैंक स्लेट मानेंगे तो डेफिनेटली हम मानेंगे कि बच्चे बिल्कुल असक्रिय हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और तीसरा है एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, या फिर मिनिएचर एडल्ट्स, या फिर छोटे एडल्ट्स हैं कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला और दूसरा बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं, व्यवहारवादी ऐसा कहते हैं कि भाई बच्चे का दिमाग जो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है जिसपे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या रचनावाद को मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, की बहुत ही एक्टिव लर्नर्स हैं जो लगातार नॉलेज के क्रिएशन में लगे रहते हैं, यानी कि ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, एनकरेजिंग डायलॉग अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाड़ प्रदान करना। पाड़ का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग करना। वाइगोत्स्की अगेन। देखो सीटेट में ना कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनसे क्वेश्चंस आने हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कह रहे हैं कि बच्चों के बीच डायलॉग्स को जो है एनकरेज करना, उनको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना, ये किस तरह के एग्जाम्पल है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो ये तो बिहेवियरिस्ट कहते हैं ना, स्किनर पैवलोव की थ्योरी से लिया गया है, तो व्यवहारवाद तो है नहीं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र माना जाएगा। देखो जोन की क्या बात हो रही है यहाँ पर, देखो एक ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है कि बच्चा क्या कर सकता है, फिर होता है क्या सपोर्ट के साथ कर सकता है, ये बीच वाला जोन आता है। थर्ड जोन है जहां पर आप सपोर्ट भी दे देंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि आप थोड़े से क्यूज देकर, थोड़े से हिंट्स देकर, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देकर बच्चे को
एक अगले लेवल तक लेकर आ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज दैट न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इज ए जोन बिटवीन what the child knows and what she is capable of knowing with support। तो मैंने वही बोला, यहाँ पे नंबर 1 पे बच्चा क्या जानता है, नंबर 2 तक हम उसको लेके आ सकते हैं अगर हम थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर दे, और 3 जो है वो आउट ऑफ हिज और हर जोन है, तो उसको हम बात ही नहीं करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और किसने बोला था, डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन आएगा लेव वाइगोत्स्की, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज सिचुएशन इज इलस्ट्रेटिव ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। तो कुछ सिचुएशन है हमारे सामने, हमें बस ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड सिचुएशन को एक तरह से डिपिक्ट कर रही है। तो एक ऐसी क्लास जहां पर छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी सबके पास जाकर प्रत्येक से बातें करता है, या तो एक ऐसी क्लास हो गई। फिर है एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार जो है शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कि अगर हम दंड देंगे तो बच्चे चुप रहेंगे, पुरस्कार देंगे तो बच्चे जो है काम करेंगे। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहता है, यानी कि रट्टाफिकेशन। और एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता रहता है, कुछ नहीं कहता, आपको शरारत करनी है, आपको खेलना है, कूदना है, क्लास में सब करो। तो भाई ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। अब यहाँ पे पूछा है बाल केंद्रित शिक्षा। देखो बाल केंद्रित शिक्षा में पीयर लर्निंग है ना, एक्टिव लर्निंग, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रुप लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ का करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक जो है बारी बारी हर एक समूह में जाकर देखा कि उनको बच्चों को फैसिलिटेट करेगा। फैसिलिटेटर बच्चा, जो एक शिक्षक है वो आज एक फैसिलिटेटर का काम करता है। कहने का मतलब है कि आपको बच्चे पर छोड़ देना है, बस उसको धीरे 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 गाइड करते रहना है ताकि आप वो अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एज एग्जिबिटेड इन द गोल्डन रूल, द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। अब जरा हिंदी में समझते हैं। देखो कोलबर्ग ने अपनी जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है वो पियाजे से थोड़े से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो उन्होंने भी इन स्टेजेस को यूनिवर्सल बताया है कि सार्वभौमिक स्टेजेस हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बहुत रोल होता है, ये सब बोला है। तो उन्होंने कहा है कि गोल्डन रूल कौन से होते हैं जिसमें आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख है। तो ये सारी स्टेजेस हैं, लेकिन ये जो गोल्डन रूल वाली स्टेज होती है ये होती है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अगर आप इस स्टेज को देखेंगे, बेसिकली अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 होती है ये आपकी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आइडियल रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है एक म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, टिट फॉर टैट वाली फिलोसफी नहीं कि भाई जो रूल्स बने हैं बेसिकली आपको गुड पर्सन बनने के लिए बनाए गए हैं, तो आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे वो होंगे, और बदले में जो है दूसरा इंसान भी उनको परफॉर्म करता है सो दैट ही और शी विल बिकम ए गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो सोशल हार्मनी प्रमोट करने के लिए कि सामाजिक रूप से हार्मनी रहे, म्यूचुअल कॉपरेशन हो, इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं और इसको आइडियल रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं, जो कि पियाजे ने बताई थी। और मॉरल जो कोलबर्ग है इन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपने स्टेज में इसको इनकलकेट किया है। ओके, सो बेसिकली इस स्टेज पे जो है बच्चा समझ जाता है कि आइडियल रेसिप्रोसिटी होती है बेसिकली कि जो सोसाइटल रूल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक तरह से वो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं दिखाते बल्कि वो समझते हैं कि भाई जो सोशल रूल्स है वो हमारे लिए बनाए गए हैं, अगर हम इनको फॉलो करेंगे और आप भी इनको फॉलो करेंगे तो हम अच्छा लड़का अच्छी लड़की का रोल जो वो निभा सकते हैं। तो इस तरह की म्यूचुअल कॉपरेशन की बात यहाँ पर करते हैं कोलबर्ग। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। तो गार्डनर जो है वो इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम सभी को पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो ये कहते हैं कि क्या है उनके अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव चेंज है बिहेवियर में, ठीक है, कि भाई एक सकारात्मक सा बदलाव है, एक नकारात्मक बदलाव है, या फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट निकालने की बात होती है, या फिर सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। तो इनका मानना था कि हर बंदे के अंदर कुछ अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, उसके आधार पर इंटेलिजेंस को डिवाइड किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जाएं तो नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 है, टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज करिकुलम पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। पहली स्टेटमेंट कहती है कि एक टीचर को पूरे जो मानकीकृत करिकुलम होता है, पेडागोजी होती है, या फिर इवेल्युएशन के जो भी तरीके होते हैं वही फॉलो करने चाहिए। एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर देना चाहिए, कि जो व्यक्तित्व डिफरेंस पाए जाते हैं उनको मत देखो आप लोग, ठीक है। अब एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से देख पाए।
तो यह है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मानकीकृत यानी कि बिल्कुल स्टैंडर्डाइज की बात की गई है, तो रिजिड हो गया ना, सिर्फ एक ही चीज पर बात की गई है। या फिर बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेद होते हैं, इस चीज को आप नजरअंदाज कर दो और उन्हें खारिज करना चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही पक्ष के बारे में बात की गई है, जो कि ट्रेडिशनल वेज है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ए और 2 दोनों गलत होंगे, तो 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एनकरेजिंग गर्ल्स टू टेक अप लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स। लड़कियों को जब आप कहते हो कि आप लैंग्वेज और आर्ट्स ले लो भाई, और मैथ्स और साइंस आप मत लो, आपके बस की बात नहीं है, तो किसका एग्जाम्पल है? जेंडर इक्विटी, कॉन्स्टेंसी, डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट। अब देखो यहाँ पे सारे टर्म्स को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूंगी। वैसे इसका आंसर आप सभी को पता है कि क्या होगा। जब हम बात करते हैं जेंडर समानता की, ठीक है, समता, या वैसे समता होना चाहिए, इक्विटी, जब हम कहते हैं क्योंकि गर्ल्स की जो पोजीशन है वो हमेशा से बॉयज से नीचे रही है, तो हमें इन दोनों को बराबर लेकर आना है। इनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे सो दैट कि ये बॉयज के बराबर आ पाए। तो ये जेंडर इक्विटी का एग्जाम्पल है। अब जेंडर स्थिरता, जब एक लड़का या लड़की को ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि भाई जो उनका जेंडर है या तो वो मेल है या फीमेल है, और उसको किसी हालत में भी बदला नहीं जाता, तो ये कॉन्स्टेंसी आ जाती है, जेंडर स्थिरता। अब जेंडर भेदभाव, ये जो एग्जाम्पल था ये था जेंडर भेदभाव किया जा रहा है। कुछ स्टीरियोटाइप्स हमारे दिमाग में पहले से बने हुए हैं कि भाई भाषा या फिर कला जो है उसमें लड़कियां ही अच्छी होती हैं, मैथ्स और जो साइंस है उसमें लड़के अच्छे होते हैं। तो उन स्टीरियोटाइप के बेस पे हम जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इसको हम जेंडर भेदभाव कहते हैं। महिला सशक्तिकरण, जेंडर सशक्तिकरण मतलब होता है जब किसी एक जेंडर को जो है आप अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और जो विचार है उसके बीच में सोशियो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव क्या कहता है, यानी कि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, एक तरह से यही पूछा गया है। तो लैंग्वेज जो है वो डिटरमाइन करती है कि थॉट क्या होगा। थॉट इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज, कि भाई थॉट जो है वो गवर्न किया जाता है लैंग्वेज के द्वारा। अब देखो एक चीज बता दूं आपको कि ये जो पहले दो पॉइंट्स है ये भी हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिव व्यू में। अगर हम सिर्फ वाइगोत्स्की की बात करें तो वो कहते थे कि लैंग्वेज जो है वो पहले आ जाती है थॉट से और उसके बाद हमारे थॉट्स को वो गवर्न करती है। जैसे प्राइवेट स्पीच की बात करी है उन्होंने, है ना, उन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है। वो धीरे धीरे हमारी इनर स्पीच बन जाती है, बिल्कुल साइलेंट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन शुरू के वर्षों में बच्चा जो है प्राइवेट स्पीच का बहुत अच्छे से यूज करता है और उससे ही उसके थॉट्स डायरेक्ट होते हैं, ये तो ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में होता है, दोनों की इंपॉर्टेंस होती है। और ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। हालांकि ये दो स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट जो इसमें जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि लैंग्वेज और थॉट जो है बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, इधर भी और इधर भी दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो कॉग्निटिविस्टिक पर्सपेक्टिव है वो थॉट को ज्यादा वैल्यू देता है, जबकि सोशियो कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज को ज्यादा मानते हैं। लेकिन फिर भी ये भी मानते हैं कि लास्ट में जाके एक इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, जो लैंग्वेज हो जाती है थॉट के रूप में आपके सामने बाहर आती है। तो बाई डायरेक्शनल है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन हमने किया, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन जो आज का है वो देखते हैं। टू एंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है भाई, सबको पता है। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग की मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है, और इसका मतलब है समेटिव असेसमेंट, यानी कि ये एक तरह की इवैल्यूएशन है जो साल के एंड में की जाती है बच्चे को एक तरह से सर्टिफाई करने के लिए। जबकि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो होता है कि आप फीडबैक दो बच्चे को, इंप्रूवमेंट का स्कोप दो, डायग्नोस्टिक टीचिंग करो, रेमेडियल क्लासेस लो, इन चीजों की बात है। तो इंश्योर फोकस ऑन, तो हमें फोकस ज्यादा फॉर्मेटिव असेसमेंट पे करना है समेटिव से ज्यादा। तो क्या इंक्लूड करना चाहिए हमें, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, पीयर असेसमेंट होना चाहिए, क्वांटिटेटिव फीडबैक होना चाहिए, या कंपैरिजन होना चाहिए क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बेस पे। तो देखो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है बच्चे खुद असेसमेंट करें, तो बिल्कुल असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए जरूरी है। पीयर असेसमेंट भी करवाते हैं हम कई बार, एक दूसरे का असेसमेंट ग्रुप लर्निंग या पीयर लर्निंग में होता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव फीडबैक भी हमें देना चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा ना देके उसमें कुछ क्वांटिटी, ऐसा ना हो कि गुड, वेरी गुड, बैड, इस तरह का ना, बल्कि थोड़ी एक लाइन लिखे हम फीडबैक के वक्त, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। या फिर जो फीडबैक दिया है उसके बेस पे हम कंपेयर करना लग जाए, तो भाई ये नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1st, 2nd और 3rd जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ये थे 15 क्वेश्चन आज के। अगली वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीटेट वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द चैनल। थैंक यू।